पांच समवाय, ये टॉपिक है। अभी टॉपिक को समझने से पहले कर्म को समझना बहुत जरूरी था। कर्म को समझना जरूरी था और ये भी समझना जरूरी था कि जो भी हम कार्य लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी कार्य ले लो, सारे कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। और इसी कारण को आज के वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में पर्पस कहा गया है। पर्पस, पर्पस के बिना आप कुछ करते हो तो वो चीज अधूरी रह जाती है या वो चीज पूर्ण नहीं होती। वैसे ही अकारण कोई कार्य नहीं होता। चाहे वह सृष्टि की संरचना जैसे कोई महान कार्य हो या दिन प्रतिदिन घटित होने वाला कोई भी घटना हो। सभी धर्म दर्शनों में हर घटना या कार्य के पीछे निहित कारण को जानने का प्रयास किया गया है। कोई भी कार्य कार्य ले लीजिए, उसके पीछे क्या कारण है इसको जानने की बहुत ही तरीके से कोशिश की गई है कि इसके पीछे के राज को जान लीजिए। सृष्टि है तो सृष्टि का कर्ता कौन है उसको उसके राज को जान लीजिए। तो यही फिलॉसफी है, वो एक इंक्वायरी है जो सच की ओर जाती है, सच की खोज करती है। तो सभी अपनी अपनी दृष्टि से उसकी मीमांसा यानी कि उनकी मेटाफिजिक्स बताते हैं, तत्व मीमांसा। सो जो भी अलग अलग वाद के रूप में दर्शन जगत में प्रतिपादित है, जिसमें मुख्य पांच वाद प्रचलित है। कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, कर्मवाद, पुरुषार्थवाद। इसको वो कारण बताते हैं। दर्शन जगत जो भी आप देख रहे हो उसका कारण क्या है, उसके कारण जो है पांच वाद है, मतलब पांच डॉक्ट्रीन है। वो है कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, कर्मवाद एंड पुरुषार्थवाद। तो इसको आज समझेंगे, पांच जो समवाय है वो क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन। और ये भी जानेंगे कि समवाय होता क्या है। देखिए, वैशेषिक दर्शन में अगर समवाय पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला है कि समवाय एक तो ऐसी चीज होती है जो अलग अलग नहीं की जा सकती। और समवाय वो भी होता है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट दोनों होता है, बट उसमें जो कारण होता है, कॉज होता है, वो इफेक्ट से पहले आता है। और वो ये भी बोलते हैं जो इफेक्ट है वो कॉज के बाद ही आता है, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएगा बट स्टिल वो एक दूसरे दूसरे में रहेगा। जैसे अगर कोई कपड़ा ले लेते हैं तो कपड़े में धागा का अस्तित्व, कपड़ा जो है वो कारण है, कारण में धागा यानी कि कॉज का एग्जिस्ट, तो वो समवाय कहलाता है। उसको आप समझ सकते हैं कि वो एक ही है। कपड़ा, कपड़ा अगर रिफर किया जाए तो कपड़े में धागा का होना समवय है। उसको अलग अलग आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कपड़ा है। अगर उसे अलग अलग कर दिया तो वो कपड़े का अस्तित्व चला जाएगा, फिर वो कपड़ा नहीं बचेगा, वो फिर श्रेष्ठ धागा रह जाएगा। तो इसको वैशेषिका दर्शन ने समवाय को ऐसे समझाया है कि दो, अगर कोई भी सब्सटेंस है, दो तत्व है, वो एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ वो ऐसे मिल रहे हैं कि वो एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर रहे हैं। और जब उनको अलग अलग कर दिया जाए तो वो नए सब्सटेंस का एग्जिस्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से वो समवाय को डिफाइन करते हैं। और समवाय का डेफिनेशन और समवाय को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम अपने शरीर को समझते हैं और शरीर के कॉन्टेक्स्ट में आत्मा को समझते हैं तो कुछ दर्शन बोलते हैं कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। कुछ दर्शन बोलते हैं कि नहीं, आत्मा जो है वो शरीर का ही स्वरूप है और शरीर के नष्ट होने से आत्मा भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से लोगों के विचार आए हैं। तो इसमें यही समझना जरूरी है कि अगर हम समवाय को मानते हैं कि एक दूसरे में इतना वो मिल जाना कि वो अलग ही नहीं कर पाए, तो क्या आत्मा और शरीर जो एक दूसरे के अंदर है, एक दूसरे में मिले हुए हैं, क्या उसे भी अलग नहीं किया जा सकता? तो इस प्रकार से कई सवाल आते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे जैन दर्शन में समवाय को कैसे समझाया गया है, यानी कि जो कार्य कारण का संबंध है उसको कैसे समझाया गया है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जो पांच वाद में प्रचलित जो पहला है वो है कालवाद। कालवाद क्या होता है? कालवाद दैट इज रिलेटेड टू टाइम। अब कालवादी विचारक इस जगत का कारण एकमात्र काल को मानते हैं।
कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जगत जो है, जो संसार है, जो सृष्टि है, उसका कारण क्या है, और वो कारण कैसा कारण है, क्या वो कारण एक दूसरे में मिला हुआ है जैसे वैशिष्ट का दर्शन बोलते हैं, या वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से देखेंगे। अभी काल की बात करें तो बहुत जाहिर सी बात है, हम हमेशा काल से जुड़े हुए हैं। अभी प्रेजेंट टेंस में है, कल की बात करें तो हम पास्ट टेंस में थे, आने वाले फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर टेंस में है। मतलब हम हमेशा काल से जुड़े हुए हैं। एज अ एग्जिस्टेंट बीइंग हम काल से अलग नहीं हो सकते। अगर हम कुछ समय भी अपने आप को काल से अलग करने की कोशिश करते हैं तो हम एग्जिस्टेंस से बाहर आ जाते हैं, फिर हमारा अस्तित्व नहीं रह पाता। तो यहाँ पे अगर समवाय की बात कर रहे हैं, जो दो सब्सटेंस है एक दूसरे में ऐसे बंधे हुए हैं कि अलग अलग उसको नहीं किया जा सकता, कितनी भी कोशिश कर लो अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग अलग करेंगे तो दोनों में से एक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर हम खुद को काल से अलग करेंगे तो क्या होगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे, है ना। जो डेड है, जो मर चुके हैं, उनका काल से कोई संबंध नहीं है, वो पास्ट टेंस में आ जाते हैं। फ्यूचर में उनका कोई संबंध नहीं है, प्रेजेंट में उसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे काल के आधार पर ही सृष्टि और प्रलय होता है, ऐसा कालवाद में बताया गया है। कि जो टाइम है, टाइम के बेसिस पे ही सृष्टि होता है और डिस्ट्रक्शन उसका होता है। तो यहाँ पे है अतीत, अनागत एवं वर्तमान के समस्त भावों की निर्मित काल के द्वारा ही होती है। जैसे कि बीजे बोते ही वृक्ष नहीं बन जाता, उसमें काल यानी कि समय लगता है। मतलब ऐसा तो कोई अभी तक आपको किसी ने ऐसी बातें शेयर नहीं की होगी कि अगर कोई सीड है, सीड पेड़ में बदल रहा है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है। आप बोलोगे उसमें पानी की जरूरत है, उसमें सनलाइट की जरूरत है, उसमें खाद्य पदार्थ की जरूरत है। बट आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा कि उसमें समय की भी जरूरत है। या बोला भी होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला होगा। समय की इतनी ज्यादा जरूरत है कि समय के बिना वो अ, बीज का पौधा बनना या पेड़ बनना पॉसिबल ही नहीं है। समय की वजह से ही, यानी काल की वजह से ही वो जो बोया हुआ बीज है वो वृक्ष बन जाता है। यानी काल का इतना ज्यादा महत्व है। और काफी लोग काल के महत्व यानी कि समय के महत्व को नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि समय जो है वो ऐसी चीज है कि हम उस पे डिपेंड नहीं भी रहे तो चलेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के हिसाब से जो हो जाता है, समय के हिसाब से जो हम कर लेते हैं, उसमें एक अलग ही आनंद रहता है। और उसमें हमें हमारी प्रगति भी हमें नोटिस हो जाती है। तो जैसे बच्चा जन्म लेते ही बोलना चलना नहीं सीखता है, उसमें भी काल लगता है, वैसे ही कोई भी व्यक्ति विद्वान विद्वान नहीं बन जाता। कोई भी व्यक्ति हो जाए, मेरी बात कर लो, किसी और की बात कर लो, विद्वान नहीं बन सकते जब तक उसमें काल का योग्य ना हो। यानी कि हम उसको बोल रहे हैं एक्सपीरियंस। बट एक्सपीरियंस के साथ 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 टाइम भी होता है। आप कितना टाइम किसी चीज के लिए डेडिकेट करते हो, उसके हिसाब से आप में उतना नॉलेज आता है, आप में उतना गुण आता है। अगर आप उसमें टाइम नहीं दे रहे हो तो आपका वहां पे नॉलेज होना पॉसिबल ही नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि काल जो है वो समस्त घटनाओं का आधार है। जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी लाइफ में चीजें हो रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो काल का है। तो ये हो गया कालवाद, जो कि टाइम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। टाइम के बिना वो किसी और चीज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हो गया स्वभाववाद। अब स्वभाववाद क्या होता है? स्वभाव मतलब हमारा एक बिहेवियर हो गया, या समझ लो एक्सपीरियंस हो गया। तो यहाँ पे वाद के अनुसार जो कुछ भी होता है वह सब कालकृत नहीं, अपितु स्वभावकृत होता है। जो भी चीजें हो रही है लाइफ में, जो भी चीजें आप देख रहे हो, वो स्वभाव की वजह से नहीं, बट वो काल की वजह से नहीं, बल्कि स्वभाव की वजह से हो रहा है। एक सेकंड।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना हमारा? हाँ, ठीक है। तो वो जो यस। भी हो रहा है स्वभाव की वजह से हो रहा है। वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुरूप उसका परिणाम होता है। इसको बहुत गहराई में समझना है, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, जैसे स्वभाव है वैसा उसका परिणाम। बट यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। अग्नि उष्ण होती है, जल शीतल होता है, काल इनके स्वभाव को बदल नहीं सकता। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसा नेचर है, उसका परिणाम वैसा ही होता है। अग्नि का नेचर क्या है? उष्णता। तो अग्नि का जो रूप है, अग्नि का स्वरूप है, उसको बदला नहीं जा सकता। जल का जो स्वभाव है वो शीतलता। तो यहाँ पे इस हिसाब से बोला जा रहा है कि काल में, काल का उसका स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये काफी लोगों को लगेगा कि ये बात सच है, काफी लोगों को लगेगा ये बात सच नहीं है। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो भी चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसमें हमें लगता है कि काल का बहुत योगदान है। और इसमें डिबेट भी होता है, एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट में इसमें डिबेट होता है। एम्पिरिसिस्ट बोलते हैं जो भी चीजें हमारे अंदर हो रही है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो एक्सपीरियंस, अनुभव की बेसिस पे हो रहा है। और दूसरे तरह के लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी परिवर्तन हो रहा है वो हमारे नेचर, हमारे स्वभाव, ये नेचर और हमारे रैशनल थॉट की वजह से हो रहा है, हमारी सोच की वजह से हो रहा है, हमारे आइडियाज की वजह से हो रहा है। तो ये दूसरे प्रकार के लोग हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्वभाववाद की बात देखा जाए तो पक्षी का स्वभाव कैसा होता है? उड़ना। क्या इसको बदल सकता है? काल बदल सकता है? किसी दिन पक्षी बोलेंगे कि मुझे उड़ना नहीं है, मैं वक्त के हिसाब से चलूंगी। और उसे दौड़ना है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। मछली का स्वभाव है तैरना, तो मछली बोलेगी कि मैं अभी अपना स्वभाव छोड़ूंगी, वक्त के साथ चल के मैं उड़ना सीख जाऊंगी। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे स्वभाववाद के अनुसार जो भी जीव जंतु हैं, उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो उनके कर्मों पे होता है वो उनके स्वभावों के कारण होता है। पक्षी का बात करें तो चाहे वो भारत की हो, अफ्रीका की हो, अमेरिका की हो, मछली चाहे लंदन की हो, जापान की हो, सारे जो मछलियां हैं उसमें एक जनरल क्वालिटीज होती है, उनमें एक स्वभाव होता है। तो ये जनरल क्वालिटी एक पदार्थ के रूप में लिया गया है वैशेषिका दर्शन में, कि सब में एक जनरल या सामान्य गुण होते हैं, और वो सामान्य गुण को बदला नहीं जा सकता। तो ये जगत की विचित्रता का कोई दृष्ट हेतु उपलब्ध नहीं है, यह सब स्वाभाविक है। और स्वभाववाद यही कहता है कि जो भी वस्तु या जो भी जीव जंतु हम देख रहे हैं उसके जो स्वभाव है उसको काल भी परिवर्तन नहीं कर सकता। और स्वभाव के कारण ही जीव जंतु का कर्म डिसाइड होता है, उसके कार्य डिसाइड होता है, सब अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। उसमें काल का कोई रूप नहीं है। तो ये एक अलग टाइप का आर्ग्यूमेंट हो गया, एक नया आर्ग्यूमेंट हो गया। कि पहले तो हम सोच रहे थे कि हाँ सब कुछ काल के हिसाब से ही चल रहा है ना, काल के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, काल के हिसाब से जीवन चल रहा है। बट यहाँ पे देख रहे हैं तो स्वभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वभाव के बिना तो हमारा जो दृष्टि है उसमें एक डायरेक्शन मिलेगा ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम ह्यूमन बींग है। तो हमारा हमारा काम है कि हमें सोचना है, हमारी सोच में प्रगति होनी चाहिए। तो ऐसे टाइप के तो कंसेप्ट आएंगे नहीं। तो कांटों को तीक्ष्ण कौन बनाता है? मृगों और पंक्षियों के विचित्र स्वभाव का कारण क्या है? इन सब का एक ही कारण है, वह है स्वभाव। जो भी जीव जंतु देख रहे हैं उसमें जो उसमें विचित्रता है या उसमें जो गुण है वो उनके स्वभाव के कारण होता है। तो जब स्वभाववादियों के अनुसार जिसने हंसों को सफेद बनाया, जिसने तोते को हरा बनाया, जिसने मयूर मयूर को चित्र विचित्र रंगों का बनाया, यही हमारे जीवन का संचालक तत्व है, और वह है स्वभाव। तो यहाँ पे किसको कारण बताया गया है? कारण बताया गया है स्वभाव को। हमारे जो भी कार्य है, जैसा भी कार्य का परिणाम है, उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो स्वभाव से है। तो यहाँ पे एकदम ही अलग दृष्टिकोण देखा गया था, कालवाद में भी और स्वभाववाद में भी। अभी पांच समय को इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें समझ आएगा कि हमारे कारण क्या होते हैं, किस वजह से हम इस धरती पे हैं।
किस वजह से हम ये जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। हम आज पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कुछ और भी कर सकते थे, सिंगिंग कर सकते थे, डांसिंग कर सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे। पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ यहाँ पे स्वभाव का भी रोल है। हमारा नेचर ही ऐसा है कि हमें पढ़ना पसंद है, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हमारा नेचर होता है कि हमें गाना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, डांसिंग, तो हम वो कर रहे होते। बट कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि स्वभाव के कारण, हमारे नेचर के कारण हमारे बिहेवियर हमें दिख रहे हैं। तो ये है स्वभाववाद। अब तीसरा आ गया है नियतिवाद। अब इसका एकदम ही अपोजिट टाइप का इसमें कनेक्शन दिखेगा, और इससे आपको लगेगा कि नियति भी कोई चीज होती है क्या? नियति तो कुछ नहीं होता है। बट यहाँ पे नियतिवाद का क्या मानना है? नियतिवादियों का कि यही सामान्य अवधारणा है कि जीवन में जो घटना घट रही है या जो भी कार्य किया जा रहा है, वह सब पहले से नियत अर्थात निश्चय है। तो नियतिवादियों का क्या मानना है कि जीवन में जो भी घटना घट रही है या जो भी कार्य किया जा रहा है, वह सब पहले से नियत अर्थात निश्चित है। वे कहते हैं कि जब जहां जैसे होना था वही होता है, वैसा ही होकर रहता है, और जो नहीं होना था वो चाहे आप कितना भी जोर दे दो वो नहीं होता है। तो ये नियतिवाद का कहना है। यहाँ पे आधे लोग स्वभाववाद से संतुष्ट हो जाएंगे, कालवाद से संतुष्ट हो जाएंगे, बट काफी लोग नियतिवाद को नहीं मानते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि नियति जैसी कुछ चीज होती नहीं है। तो नियतिवाद के संदर्भ में कहा गया है कि सभी जीव नियति रूप चक्र के अधीन है। मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि वह इसमें परिवर्तन कर सके। इसको इंग्लिश में फैटलिज्म भी बोलते हैं। मतलब जो होना है वो हो जाता है, फेट। जो हमारा फेट है हमारा वैसे ही होगा। हमारे जीवन में उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। जिसको जो बनना है वो नियति के हिसाब से बन जाता है। तो जिस प्रकार सूत का गोला हाथ में गिरने पर खुलता चला जाता है, उसी प्रकार जो कुछ नियति में लिखा है वो हो जाता है। तो काल के बीतने पर स्वतः घटित होता चला जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा बोला गया है नियतिवाद को, नियतिवाद वादियों को। तो यहाँ पे तीन कारण हमें समझ आ गया। जो भी कार्य हो रहा है उसके तीन कारण है अकॉर्डिंग टू जैन। कालवाद, टाइम को माना है इंपॉर्टेंट। स्वभाववाद, स्वभाव यानी कि नेचर को इंपॉर्टेंट माना है। तीसरा है नियतिवाद, नियति को इंपॉर्टेंट माना है। अब फोर्थ पॉइंट, कर्मवाद। कर्मवादी जगत के वैचित्र्य का कारण कर्म को बतलाते हैं। तो अभी हमने काफी कर्म के बारे में पढ़ा कि कर्म क्या होता है, कर्म कैसा होना चाहिए। कुछ लोग ने बोला कर्म गति होना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कि कर्म में कंपन होनी चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए, कर्म में इंटेंशन होना चाहिए, कर्म शुद्ध अशुद्ध उसके गुण होने चाहिए, कर्मों में उसमें शुभ कर्म होते हैं और अशुभ कर्म होते हैं। इस प्रकार के कर्म को काफी गहराई से हमने समझा है। कर्म क्यों होता है, कर्म का वजह क्या है, और कर्म और कार्य में क्या विभिन्नता है, किस प्रकार की विभिन्नता है, ये सारी बातें, ये सारी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। तो यहाँ पे कर्मवादी जो है जगत के वैचित्र्य का कारण कर्म को बतलाते हैं, और उनके अनुसार जन्मांतर में प्राप्त होने वाली इष्ट अथवा अनिष्ट फल परंपरा का कारण कर्म है। जो हमें बॉडी भी मिला है वो कर्मों की वजह से मिला है। हम इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। हमें हमारे जो शरीर है वो प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। तो हमारी जितनी भी यहाँ पे प्रवृत्ति हो रही है, जो भी पूर्वाजित हो रहा है, वो कर्म संस्कार का है। कर्मों की वजह से ही ये सारे रूप, ये सारे रंग, ये सारे परिणाम हमें मिलते हैं। तो ईश्वर भी कर्म के अनुसार ही फल देता है। अभी क्वेश्चन भी आया था कि फल हमें कैसे मिलता है, आत्मा अगर फल दे रहा है तो वो किस प्रकार से फल दे रहा है। तो कर्म के अनुसार फल होता है ये तो पता है, बट ये भी क्वेश्चन आया कि कर्म, आत्मा को कैसे मालूम पड़ा कि कर्म ये है, अच्छे है, और उसको उसके हिसाब से वो फल मिलता है। तो यहाँ पे आंसर वही है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। अब कर्म कैसे होने चाहिए वो भी बताया गया है। शुभ कर्म कैसे होने चाहिए, अशुभ कर्म कैसे होने चाहिए वो भी बताया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, तो हम क्या बोलते हैं? एक तो बोलेंगे नियति, दूसरा हम बोलेंगे
कि उसके कर्म रहे होंगे, पास्ट के कर्म ऐसे रहे होंगे, उसका उसका परिणाम वो झेल रहा है। हमारे जो थॉट्स हैं इसमें ये दो बातें तो अच्छे से बैठ गई है कि हम यही उसको आंसर देते हैं, इसके अलावा हम आंसर नहीं दे पाते। हाँ, कुछ लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि समय का बस इसमें समय का थोड़ा सा उसमें असर है। अगर वो समय के साथ देखेंगे तो उसका दुख खत्म हो जाएगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, समयवादी जो होते हैं वो ये भी बोलते हैं कि समय का ये परिणाम है, समय के कारण हो रहा है, और जो समय अच्छा आएगा तो उसका जब तकलीफ है वो सब खत्म हो जाएगा। तो हमने अलग अलग इसमें थ्योरी हमारे जनरल लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं, बट एज अ फिलोसफिकल थ्योरी हम इसको कभी नहीं समझते, ऐसे डीप में हम नहीं देखते। तो यहाँ पे कर्मवाद का यही कहना है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार का उसको फल मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि किसान अज्ञानवश आग के बीज बो देता है तो उसका फल उसे मिलता ही है। वैसे ही व्यक्ति जो भी शुभ या अशुभ क्रिया करता है उसका फल उसे प्राप्त होता ही है। वही फल व्यक्ति की आगे की क्रियाओं का कारण बनाता है, कारण बनता है। तो ये हो गया कर्मवाद की थ्योरी। और कर्मवाद का तो कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म कितने टाइप्स के होते हैं, वो टाइप्स की महत्वता क्या है, और कर्म किस प्रकार के करने चाहिए, कर्म अच्छे करेंगे तो किस प्रकार का परिणाम आएगा, कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो किस प्रकार का परिणाम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से कर्म को तो हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। प्लस अगर कर्मवाद है, यानी कि उसमें जो थ्योरी है, थ्योरी में क्या होता है कि कर्मवाद, कर्म की वजह क्या है, कर्म की वजह यानी कर्म का कारण क्या है। तो अगर कारण को भी समझना है, कर्म के कारण को भी समझना है, तो उसके लिए भी हमें ये बहुत जरूरी है ये समझ लेना कि जो कारण है वो कारण कोई ऐसे हवा में वाली कारण नहीं है, वो कर्मों से रिलेटेड ही उसके कारण होते हैं। कर्म और कारण काफी हद तक रिलेटेड होते हैं। तो ये हो गया कर्मवाद थ्योरी। अब आगे जो लास्ट वन है वो पुरुषवाद, पुरुषार्थवाद। अभी देख लेते हैं पुरुषार्थवाद क्या होता है, फिर कोई क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके। तो पुरुषार्थवाद के अनुसार इस जगत का मूल कारण पुरुषार्थ है। व्यक्ति इस दुनिया में जो कुछ प्राप्त करता है उसमें उसके पुरुषार्थ का मुख्य हाथ होता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। पुरुषार्थ यानी पुरुष का अर्थ, यानी कि पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर पर्पस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, कुछ भी करने को नहीं समझ आ रहा है, तो वो इंसान कुछ भी नहीं करेगा। अगर उसको पर्पस है, उसको समझ आ गया है कि उसको इस जिंदगी के साथ क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार के अचीवमेंट्स हासिल करने हैं, तो वो व्यक्ति हाथ पे हाथ धरक कर नहीं बैठेगा। वो व्यक्ति स्ट्रगल करेगा, अपनी नियति से भी ऊपर जाएगा, अपने कर्मों से भी ऊपर जाएगा, और अपने काल को भी वो कंट्रोल में ला पाएगा। तो पुरुषार्थवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट समन्वय है जो कि हमें कारण बताते हैं हमारे होने वाले कार्य के। अगर हम नियतिवाद को ठुकरा दे, अगर हम कर्मवाद को ठुकरा दे, या हम स्वभाववाद को ठुकरा दे, तो पुरुषार्थवाद ऐसा जो है आपको जितने भी आपके कर्म हैं उसको आंसर देने के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कभी कोई कभी बोलता है कि उसका नियति ने उसको लंगड़ा बना दिया फिर भी वो रेस में जीत गया। तो वो किस वजह से वो रेस में जीत गया? वो उसके पुरुषार्थ की वजह से जीत गया, यानी कि उसके पर्पस की वजह से वो जीत गया। तो पुरुषार्थवाद देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट समवाय यहाँ पे हमें दिख सकता है। बाकी के जितने भी समवाय है उसमें हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, इवन पुरुषार्थवाद में भी कर सकते हैं। बट देखा जाए तो ये पांच जो समवाय है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और समवाय का मतलब ही यहाँ पे समूह है, मतलब ये पांचों एक साथ या अलग अलग भी काम कर रहे तो एक ही चीज के लिए कर रहे हैं कि हमारे कारण को समझा सके। तो जैन दर्शन के अनुसार किसी भी कार्य की निष्पत्ति में कोई एक तत्व कारण नहीं होता, अपितु कारण समूह का योग रहता है, और समूह है इसलिए इसको समवाय कहलाता है। तो जैसे मैंने वैशेषिक में बताया, समूह ऐसा गुच्छ, ऐसा गठन जिसको तोड़ा नहीं जा सकता।
इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे में ही बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे जो समवाय अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन, वो बताया गया है काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। तो ये सभी सापेक्ष है। किसी भी कार्य की निष्पत्ति में इन पांचों का योग रहता है। इस दृष्टि से समवाय के पांच प्रकारों की अर्थवत्ता है। और आचार्य तुलसी जी ने अपनी पुस्तक जैन तत्व विद्या में इन पांचों समवायों को बड़े ही सरल ढंग से इस प्रकार समझाया है। तो यहाँ पे तुलसी जी ने जो समझाया है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं चाहे तो। काल, वर्षों का समय अथवा जिस समय सिंचाई के साधन सुलभ हो, 2-4 महीने का समय जैसे हो गया। स्वभाव एग्जाम्पल दिया गया, स्वभाव यानी कि गेहूं या बाजरे की फसल के लिए इन चीजों का निष्पन्न करने वाला बीज। अगर गेहूं की फसल करना है तो उसका बीज भी गेहूं का होना चाहिए। तब आप दूसरे अगर आम का बीज लगा दिए तो गेहूं नहीं आएगा, यानी कि स्वभाव भी इंपॉर्टेंट है। फिर कर्म, संचित शुभ कर्म अथवा भाग्य की अनुकूलता। फिर पुरुषार्थ, जमीन को सम करने से लेकर फसल निकलने तक में किया जाने वाला श्रम। एंड देन नियति, उपयुक्त चारों अनुकूलताओं की स्थिति में जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी चूहों आदि के उपद्रव का अभाव। मतलब नियति माने वही हो गया कि अगर ये सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं किया जाए, चूहों पे या कीड़ों पे, तो फिर जो फसल है वो नष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि इन पांच कारणों में से एक भी कारण नहीं होता है तो खेती करने की उद्देश्य फलित नहीं होती, और इसी वजह से इसको समूह बोला गया है। खेती की तरह किसी भी कार्य की निष्पत्ति में इन पांचों की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। और और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसको समझने के लिए। जैसे परीक्षा पास करने के लिए ये पढ़ लेते हैं क्योंकि आप लोग के लिए बहुत और हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा पास करने में पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, काल। स्नातक परीक्षा पास करने के 3 वर्ष का समय, 2 वर्ष का समय एमए के लिए, ये हो गए काल। दूसरा, स्वभाव, मन की स्थिरता, पढ़ने की रुचि एवं शिक्षण योग्य स्वभाव। स्वभाव है, पढ़ने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो वो है स्वभाव। तीसरा, हमारे कर्म, तीक्ष्ण बुद्धि एवं स्वस्थ शरीर के लिए पूर्व कर्मों को श्योपशम, यानी कि हमारे कर्म, अगर हम कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो गए कर्म। देन नियति, नियति का योग भी अपेक्षित है। नियति अगर नहीं एक्सेप्ट कर रही है हम जो कर रहे हैं तो वहां भी गड़बड़ हो सकता है। और आखिरी, पुरुषार्थ, चारों का शुभ संयोग प्राप्त होने पर भी महाविद्यालय जाना, पाठ याद करना आदि पुरुषार्थ परम आवश्यक है। सब कुछ होने के बाद भी हमारा क्या नेचर है, उसके हिसाब से हमारा क्या योगदान है, वो हमें करना इम्पोर्टेंट है। तो ये पांच कारणों में एक भी कमी होती है तो वहां पे हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता, वहां पे बाधाएं आ जाती है। और इसलिए ये पांच कर्म को इम्पोर्टेंट माना गया है, समवाय इसी को कहा गया है। ओके, हाँ जी पूछिए। मैम, ये जो रीजंस आपने बताए, these are causes inherent in everything that is happening. Is that what it is? नहीं, या ये हम्म These ओके। are supposed to be the causes inherent in everything, but ओके, human or the being has to realize these causes. Like Purushartha, it's not like we know already, but it is our purpose that we have to find out. Once राइट। we find it out, then only we can look forward to it. Because most humans you see, they are in like laziness, they're not doing anything, they स्वभाव है can't ना do उनका। anything, but they have not realized their true self. So these are राइट। all like supposed to be the inherent available causes in us. And this is something which is in the group, which is in the collective form, and which, ओके। हाँ, तो एक साथ ये काम करते हैं। अगर चार भी है, पांचवा नहीं है, नियति काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? इंसान का परिश्रम वेस्ट हो जाएगा। So, ma'am, niyati is coming from, I don't know, eventually it all connects to the karma concept, because what is happening is because of karma, no? Like according to Jain philosophy, that
we are in this time, things are happening like this because it is the law of nature that time continues, like everything, it just feels like फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला ना किस चीज का स्वभाव है, फॉर एग्जाम्पल गेहूं का स्वभाव इज टू बी wheat, हम्म। right? So हम्म। what is the swabhav of humans? Somebody may be lazy, somebody may be excited, but हम्म। that is really connected to to karmas also. हम्म। Like you are actually in great detail, we learned that you are lazy because of so and so karma, you हम्म। are that because of so and so karma. Every action is rooted in that. हम्म। So my question was कि ये स्वभाववाद जो है, how is it really different from karma? Because karmavad, because we are our nature because of a combination of things, but eventually because of karma playing out. हम्म। ओके। या इवेंचुअली So कर्मा कर्मा को ही डिफाइन करने का कारण है ये स्वभाव समवाय। ये जो हमारे कर्म हो रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ये पांच समवाय। ये इनकी वजह से ही इसमें से या तो नियति काम करेगी या तो चारों काम करेंगे पांचों। या पुरुषार्थ काम करेगा, पुरुषार्थ काम करेगा तो इंसान ऐसा कार्य करेगा। अगर नियति कार्य काम कर रही है तो इंसान अपना परिश्रम करके भी फेल हो जाता है। और अगर उसका स्वभाव काम कर रहा है तो वो उसको देखा जाएगा कि अगर वो चिड़चिड़ा स्वभाव का है तो उससे कभी भी बात करो उसका वही नेचर दिखेगा। तो ये पांच जो है उसको कारण बताए गए हमारे कर्मों की। हमारे हम्म, जो कर्म हो रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं उसका कारण क्या है, तो ये इसका समूह। अच्छा अच्छा, ओके ओके, रीजन हाँ। फॉर दैट टू एग्जिस्ट एक्चुअली। हाँ। एक इसमें प्रकार से। पुरुषार्थ वाला जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना मैम। हम्म। नियति नहीं। भी अगर है तो भी हम उसको हम्म। कर सकते हैं बट अगर नियति बहुत ज्यादा पुरुषार्थ हावी के है। थ्रू। इंदिरा जी वॉइस कट रही थी आपकी, कुछ सुनाई नहीं थी। नहीं, मैं समझ गई, वो बोल रहे हैं कि पुरुषार्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप बोल रहे हैं ना। जी इंदिरा जी वही बोल रहे हैं ना। राइट मैम। हाँ। बट कभी कभी देखा जाए इंसान कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना लगा दे, कभी कभी वो हाँ मैम, उसकी नियति यही बोल कार्य रही नहीं थी कि करती है। पुरुषार्थ। हम्म। तो इसलिए बोला गया है जैन दर्शन में कि इसका समूह इंपॉर्टेंट है। पांचों, अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो ये पांचों का होना इंपॉर्टेंट है। बट मैम जब हम स्वभाव की बात करते हैं ना, हम्म। लाइक फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, हम्म। but here we are trying to get to the wholer truth. हम्म। So in that case, like, then what is the purpose of humans? Because according to Jainism it is liberation. it's हम्म। it's it's like all of life, right? But हम्म। in an ecosystem, if you see, like from a biological perspective, if you see, हम्म। like the tree is doing its role, okay, it's giving shade, it's giving leaves to become mulch, it's playing its role in the ecosystem. But humans, like, we haven't really quite like, our purpose in the ecosystem has not clearly been defined. हम्म। And that has been what really affects me when it um when a part of the pursuit is that, ma'am, okay, हम्म। like, which is without the liberation narrative, I don't know then what is the purpose, एवरीबडी you इज know. फाइंडिंग द सेम। Yeah, लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो जो बर्ड भी है ना, बर्ड कोई फ्रूट खाती है, बीज छोड़ती है, वो बीज ट्रांसफर कर देती है कहीं और, वो बीज कहीं और पे, वो पूरा इकोसिस्टम में एक रोल है. सो फार व्हाट आई हैव कम अक्रॉस इज, like in the Gita they say the role of humans is to protect the water cycle, that हम्म। every drop of water which is falling from the sky into the earth हम्म। and back into the sky, we have to protect that, हम्म। हम्म। right? But that I'm not finding in Jain philosophy. Jain philosophy is very like, बाहर में सुख नहीं है, यहाँ पे छोड़ो ये सब and अंदर जाओ, which is fine, but it just feels very like unfair. It feels like so much is happening in the world we're not talking about. So हम्म। much is like, it just feels like escapism, ma'am. हम्म। More than anything, it feels like escapism. हम्म। And the Jain community has a big role to play in the Gaza war, right? Like half of the drones that are going there is commissioned by the Jain community, but we are not talking about it. हम्म। So I just feel like it is a very
uh, false projection of what the philosophy is, and in reality how we're living it. Because this is all very, I mean, it's then we should boldly say that, it doesn't matter how bad things are around you. Like, if there is injustice happening around us and we're not doing anything about it, does it not mean bad karma will get attached to us? How can we ever rise above this? And how can we only think about ourselves? That is my like issue, that it's a very selfish ambition. Hmm. It is dependent on how we live with others, but the pursuit is it's not of the collective. So it's very, I mean, I'm trying to see it with equanimity, all this philosophy, but Hmm. at the same time it feels ki it's very individualistic, and it is not. And in the power of every individual is the whole. So practically मुझे ये gap लग रहा था in Jain philosophy, because I am actually in search of the perfect truth. But it just feels like there is that gap here. There is this Yeah. falsehood. Hmm. There is this falsehood. Right. Um, yeah. There is a gap, definitely there is a gap, and we are trying to fill it out by research, studies. अगर आपको कोई फोकस एरिया है आपका तो उसमें और पढ़ाई कीजिए. लेट अस सी हाउ वी कैन फिक्स दैट गैप थ्रू रिसर्च, और Mm-hmm. थोड़ा और इस पे पढ़ाई करके कुछ नया Mm-hmm. उसमें पॉइंट ऐड करके. सो वी कैन ट्राई अवर बेस्ट, लेवल बेस्ट. जो पहले से है Right. वो तो है, बट व्हाट वी कैन गिव टू इट, दैट इज मोस्ट Mm-hmm. इम्पॉर्टेंट. तो Mm-hmm. आपका अगर टॉपिक है आपके पास रेडी, सो लेट अस उसमें और इंफॉर्मेशन डिग करते हैं, और फाइंड आउट करते हैं, क्यूरियोसिटी इनरिच करते हैं, जिससे कि कुछ नया कंट्रीब्यूट कर सके. एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर गिविंग टू देम बैक, इट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि हमारे पास जो है वो तो है, वी आर प्राउड ऑफ इट, बट हम क्या दे सकते हैं, व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, isn't it? Yes, yes, ma'am. Yeah, so we have to think on this. If we find the gap, we have to think how we can fix it out. Okay? Yes, ma'am, will do. Yeah, sure, Yeah. sure. And do your best. Like what you can give, do your best. We'll try to Yes, find ma'am. out more. Okay? Then अभी आज फाइंड अप करते हैं. एंड आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. वेस्टर्न फिलोसफी स्टार्ट करना है. वी विल स्टार्ट विद दैट. ओके? Thank you, ma'am. एनी डाउट्स? ओके, वी विल वाइंड अप. मैम, थैंक मैं यू. सेपरेटली इंग्लिश के नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग, सुमन जी एंड आई विल हम्म. गेट इन टच विद यू, so we can just go through the syllabus and see हम्म. what material we have from Yeah, various yeah. sources. Sure, Yeah. sure, sure. Okay. Thank you, ma'am. Okay, thank you. थैंक यू मैम, मेरा भेज दीजिएगा ना मैम, ये जो आपको समझ थैंक में यू लगे हाँ तो. जी, हाँ जी. ओके, जय जिनेन्द्र. जी जी नहीं, जय थैंक जय यू. हिंद मैम.